हेलो स्टूडेंट्स, होप आपको लास्ट वीडियो जो है दोनों वो समझ में आ गई होंगी। लास्ट वीडियो में जो है हमने डिस्कस किया था आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज़ के बारे में कि टोपोलॉजी क्या है, कैसे काम करती हैं, क्या उनका यूज़ है। आज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में कि नेटवर्क बनाने के लिए किन किन डिवाइसेस का हम यूज़ करते हैं, उनका क्या रोल जो है वो रहेगा नेटवर्किंग के अंदर। तो सबसे पहला जो डिवाइस दिया गया है वो दिया है मॉडेम। यहाँ आप अगर आप पिक्चर में देख पा रहे हो तो ये एक हार्डवेयर टाइप का आपका डिवाइस है जो नेटवर्किंग के लिए बेसिकली आपका यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम इसको बोलते हैं। मॉडेम जो है मॉडुलेटर एंड डीमॉडुलेटर दो काम करता है, क्योंकि हमें पता है हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो डिजिटल सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है, यानी आपका बाइनरी फॉर्म में जो है डाटा को एक्सेप्ट करता है 0 1। लेकिन जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो जो ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वहाँ से जो भी आपके सिग्नल्स आते हैं वो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं और कंप्यूटर हमारे डिजिटल सिग्नल समझता है। तो आपका जो मॉडेम है उसका काम है उन एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करना और डिजिटल से वापस एनालॉग में कन्वर्ट करना, यानी ये दोनों तरीके से काम करता है, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग। तो कह रहे हैं कि आपका जो मॉडेम है वो मॉडुलेटर डीमॉडुलेटर का काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि ट्रांसमिट करता है डाटा को टेलीफोन लाइंस पे। टेलीफोन लाइंस का मतलब यही है कि आपकी जो पीछे से ISP से टेलीफोन की लाइंस आ रही हैं उनके साथ में आपको इंटरनेट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो कह रहे हैं डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग एंड वाइस वर्सा। डिजिटल सिग्नल्स को आपका एनालॉग में और एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। सेकंड डिवाइस है वो है आपका हब। हब भी आपका एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि बहुत सारे सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करने के काम आता है। जैसे हमने स्टार टोपोलॉजी में पढ़ा था कि एक सेंट्रल डिवाइस के रूप में काम करता है और बाकी सारे नोड या आपके बाकी सारे वर्क स्टेशन जो हैं सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ के ऊपर अगर आप देखें पिक्चर में तो आपके बहुत सारे पोर्ट्स दिए हैं, तो जितने नंबर ऑफ पोर्ट्स होंगे उतने डिवाइस आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आपका हब है उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो भी डाटा पैकेट इसके पास आएगा उन सारे डाटा पैकेट्स को ये हर एक सिस्टम को ट्रांसमिट करेगा। तो इसलिए इसको हम डम डिवाइस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका डाटा पैकेट्स आए थे वो केवल उसी यूज़र के पास जाने चाहिए थे जिसके लिए वो सेंड किए गए हैं। लेकिन हब ऐसा नहीं करता, ये सारे के सारे जो डाटा है उसको हर एक सिस्टम को ट्रांसमिट करता है। तो इसलिए ये जो है सिक्योरिटी पर्पज़ से आपका सही डिवाइस नहीं होता। जहाँ पर हमें सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए वहाँ पर हम हब का यूज़ करने के बजाय स्विच का यूज़ करते हैं। तो जो नेक्स्ट दिया है वो स्विच ही दिया है आपका। स्विच भी हब की तरह ही काम करते हैं, यानी आपके डिफरेंट टाइप के जो आपके डिवाइसेज हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम काम में लेते हैं। लेकिन स्विच जो है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि वो जो डाटा पैकेट्स जिस यूज़र के लिए आए थे केवल उन्हीं को जो है वो आगे फॉरवर्ड करता है, सभी को फॉरवर्ड नहीं करता जैसा कि कर रहा था आपका हब। तो इसलिए स्विच को हम इंटेलिजेंट डिवाइस भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका राउटर। राउटर जो है आपका वो दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए, जैसे दो लैन है उन दो लाइन्स को आपस में कनेक्ट आपने करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? राउटर का यूज़ करते हैं। और डाटा पैकेट्स को जो है फॉरवर्ड करता है सोर्स मशीन से डेस्टिनेशन मशीन तक यूजिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब जो पाथ सबसे छोटा होगा उसकी हेल्प से वो आपका जो है वहाँ तक उसको पहुँचाता है, ताकि जल्दी से जल्दी डाटा जो है वो ट्रांसमिट हो जाए, जल्दी से जल्दी डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच पाए। तो जैसे कि अगर हमें कहीं जाना होता है, मान लो हमें दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, तो उसके लिए हम जैसे मैप में रूट फाइंड आउट करते हैं तो गूगल मैप आपको शॉर्टेस्ट रूट दिखाता है कि किस रूट से आप जल्दी पहुंच सकते हैं। उसी तरीके से जो आपका राउटर है, राउटर का भी यही काम है कि जैसे ही डाटा पैकेट इसके पास आते हैं तो ये सबसे पहले शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है ताकि जल्दी से जल्दी डाटा डेस्टिनेशन तक पहुँचे, और जितनी जल्दी पहुँचेगा उतनी स्पीड आपकी नेटवर्क की क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो राउटर बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करने के लिए काम में आता है, इसलिए इसको राउटर भी बोलते हैं। राउटिंग टेबल्स का जो है ये यूज़ करेगा, उसकी हेल्प से आपका राउटिंग होगी। नेक्स्ट आता है फिर आपका गेटवे। गेटवे का यूज़ बेसिकली दो डिसिमिलर नेटवर्क यानी जिनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज हैं, डिफरेंट टाइप की लैन हैं, डिफरेंट टाइप का आपका नेटवर्क है, उन दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए आपस में हम गेटवे का यूज़ करते हैं। फिर बात आती है ब्रिज की। तो ब्रिज भी आपका नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि मल्टीपल कम्युनिकेशन नेटवर्क को
एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर इमेज में दिया है आपका 2 अलग अलग लैन है, ये लैन इंटरनली जो है एक दूसरे से जो है कम्युनिकेट कर पा रहे हैं चारों सिस्टम। लेकिन अगर इन दोनों लैन को हमें आपस में कनेक्ट करना है तो हम ब्रिज का यूज़ करते हैं। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो आपका एक रिवर है, रिवर के दोनों साइड 2 विलेजेस हैं। उन दोनों विलेजेस के लोग एक दूसरे को अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो उनको क्रॉस करके आना पड़ेगा। तो उसके लिए हम उनके लिए रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना देते हैं, जिसकी हेल्प से वो एक विलेज से दूसरे विलेज में ईजिली जा सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये जो ब्रिज वाला काम है, ये हमारा ब्रिज वाला डिवाइस भी यही करता है, लेकिन 2 डिफरेंट आपके जो नेटवर्क्स हैं उन नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए। इसके बाद आती हैं आपकी नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजीज, यानी नेटवर्किंग के अंदर किन किन टर्म्स का हम यूज़ करते हैं, उनका क्या क्या काम है। सबसे पहला आता है आपका इंट्रानेट। तो कह रहा है इंट्रानेट जो है वो आपका इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, जो कि इंटरनल नेटवर्क कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन तक ही आपका काम करता है। यानी ऐसा नेटवर्क जो आपकी केवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेगा, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन उसका कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें आपका स्कूल्स के अंदर जो लैब है उनके अंदर बनाया हुआ आपका नेटवर्क जो 2 डिफरेंट लैब्स को कनेक्ट करता हो या पूरे स्कूल्स के सिस्टम्स को कनेक्ट करता हो, वो स्कूल के सिस्टम केवल इंटरनली आपस में कम्युनिकेट कर पाए, लेकिन बाहर का जो आपका कोई दूसरा डिवाइस है वो उसको एक्सेस ना कर पाए। ऐसे एक और एग्जांपल लें, अगर हम जो इंडियन रेलवेज़ है उसका जो कंट्रोल सेंटर है, वो कंट्रोल सेंटर केवल जो इंडियन रेलवेज़ के एम्प्लॉयज़ हैं वही एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिकली उस नेटवर्क को एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है, यानी कोई भी आम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो वो नेटवर्क सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेलवेज़ के लिए बनाया गया। तो इस टाइप के नेटवर्क जो केवल आपके पर्टिकुलर एरिया तक लिमिटेड हैं और जिनको हर कोई बाहर नेटवर्क से जो है एक्सेस नहीं कर सकता, पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकता, क्या कहलाते हैं, इंट्रानेट। इसी का अपोजिट अगर हम बात करें इंटरनेट, तो इंटरनेट भी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स हैं। बहुत सारे नेटवर्क छोटे छोटे मिलकर आपका क्या बनाते हैं, इंटरनेट बनाते हैं, और ये नेटवर्क वर्ल्ड वाइड फैले होते हैं और उन्हीं की हेल्प से आपका एक बड़ा नेटवर्क बनता है। और हमने इसका एग्जांपल वैन के अंदर भी पढ़ा था वाइड एरिया नेटवर्क में, कि वाइड एरिया नेटवर्क का जो एग्जांपल है वो क्या है, आपका इंटरनेट है। और इंटरनेट सबसे इम्पोर्टेंट बात है पब्लिकली एक्सेसिबल है, यानी पब्लिकली आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कोई इसको एक्सेस ना करे या कोई 2 लोग ही इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पब्लिकली फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। ट्रांसमिट करने के लिए डाटा आपका इंटरनेट के ऊपर हम आईपी का यूज़ करते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, जिनका काम आपके डाटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर पहुंचाना। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टर्म पे, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कहती है कि कितने अमाउंट ऑफ डाटा आपका जो है ट्रांसमिट हुआ एक पर्टिकुलर टाइम में, यानी एक टाइम पर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ डाटा आपने जो है ट्रांसमिट किया, उसको हम क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं। और जनरली जो बैंडविड्थ है आपकी वो बीपीएस में, बिट्स पर सेकंड, बाइट्स पर सेकंड, किलोबाइट या मेगाबाइट में हम इसको मेजर करते हैं। तो बैंडविड्थ हम कह सकते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ डाटा विच इज ट्रांसमिटेड इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, कितने अमाउंट में हमने, कितने टाइम में हमने कितने अमाउंट ऑफ डाटा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रांसमिट कराया। नेक्स्ट हम आती हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी वो कंपनियां जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं और उसके बदले में आपसे मंथली फ़ी चार्ज करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, आईएसपी। जैसे आपका जियो हो गया, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये सारी क्या हैं, आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं। फिर बात आती है वेबसाइट्स की। तो वेबसाइट क्या है, आपका कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो वेबसाइट को अगर हम ऐसे समझे, मान लो आपकी एक बुक है, बुक जो होती है वो कलेक्शन ऑफ पेजेस है, बुक आपकी कलेक्शन ऑफ पेजेस है। तो बुक यहाँ पर आपका किसका काम कर रही है, वेबसाइट का। और वेबसाइट के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, वेब पेजेस होते हैं। तो यानी आपका जो वेबसाइट है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी गेम के बारे में, किसी पर्सन के बारे में। तो ये आपकी जो है वेबसाइट्स आपकी बेसिकली इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करने का काम करती है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी पर्टिकुलर आपके गेम्स के लिए, किसी बंदे के लिए।
तो ये वेबसाइट्स आपकी कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कहलाती है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे वेब पोर्टल। वेब पोर्टल से पहले हम समझते हैं वेब पेज। तो अभी हमने बात की कि आपके जो सिंगल पेज हैं, सिंगल वेबसाइट का ये पार्ट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके क्या रहेंगे, सेव रहेंगे और इंटरनेट के ऊपर पब्लिश होते हैं। यानी आपके जो वेब पेजेस हैं वो एक सिंगल डिजिटल डॉक्यूमेंट है जो कि आपका इंटरनेट के ऊपर पब्लिश होता है और बहुत सारे आपके वेब पेजेस मिलकर आपके क्या बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। तो ये आपका एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है जो इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी आपका एक्सेस किया जा सकता है। फिर बात आती है वेब पोर्टल की। अब तक हमने जो वेबसाइट की बात की उसमें उसने बताया कि भैया वेबसाइट जो केवल हैं इन्फॉर्मेशन को शेयर करती है, लेकिन वेब पोर्टल्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज जैसे ईमेल का हो गया, सर्च इंजन हो गया आपके, ठीक है, न्यूज़ से रिलेटेड सर्विसेज हो गई। तो इस टाइप की वेबसाइट जो हमें पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करती हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी वेब पोर्टल कहलाती हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें जैसे याहू, लाइकोस एंड माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, ये सारे आपका किसका एग्जाम्पल है, वेब पोर्टल का। तो ये बेसिकली स्पेशली डिज़ाइन वेबसाइट होती हैं जिनका काम जो है आपका डिफरेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करने का है। उसके बाद आता है आपका होम पेज। हर एक वेबसाइट जब भी आप ओपन करते हैं और उस वेबसाइट को ओपन करते हैं जो सबसे फर्स्ट पेज आपका अपीयर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, आपका होम पेज, या उसको मेन पेज भी बोलते हैं। तो यही मेन पेज आपका होम पेज होता है जहाँ से वेबसाइट का इंट्रोडक्शन आपको पता लगता है कि ये वेबसाइट क्या है, किसके लिए बनाई गई है, क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। तो जो फर्स्ट पेज है वो ही आपका क्या कहलाएगा, होम पेज कहलाएगा। फिर आते हैं आपके लिंक। लिंक आपके बेसिकली वो मीडियम है जिसके थ्रू आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव करते हैं डिजिटल इन्फॉर्मेशन। यानी आपको एक लिंक प्रोवाइड करा दिया जाता है जिसके ऊपर क्लिक करके आप किसी दूसरी वेबसाइट पर मूव करते हैं जहाँ से आपको एक नई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो लिंक बेसिकली आपको एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर ले जाने का काम करते हैं। ये आपके टेक्स्ट की फॉर्म में मोस्टली आपको मिलते हैं। वहीं पर अगर इसी की सब्स्टिट्यूट टर्म बात करें तो हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक के अंदर जो आपकी वेबसाइट्स हैं वो आपके टेक्स्ट के अलावा पिक्चर्स, आपके वीडियो, ग्राफिक्स, ऑडियो बहुत सारी चीज़ें रखती हैं। तो हम लिंकिंग किसी भी तरीके से बना सकते हैं, टेक्स्ट की भी हो सकती है, इमेज, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स की भी हो सकती है। काम हाइपरलिंक का भी वही है कि आपको एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर क्या करता है, मूव करता है, और हो सकता है कि सेम वेबसाइट के किसी दूसरे सेक्शन पर मूव कराए। तो हाइपरलिंक जो है वो इमेज के भी बन सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और टेक्स्ट के भी बन सकते हैं। फिर बात आती है हाइपर टेक्स्ट की। हाइपर टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब आपका नॉर्मल टेक्स्ट होता है, लेकिन हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कि आप अपने टेक्स्ट के अलावा उसके साथ में ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और हाइपरलिंक्स का जब यूज़ करते हैं तो वो आपका किस में बदल जाता है, हाइपर टेक्स्ट में। जो वेबसाइट्स होती हैं वो सारी हाइपर टेक्स्ट को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि हम वेबसाइट्स के ऊपर इमेजेस भी देखते हैं, ऑडियो भी देखते हैं, वीडियो भी देखते हैं, लिंक्स भी देखते हैं और टेक्स्ट भी देखते हैं। उसके बाद आता है आपका URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL के लिए अगर हम समझें चीज़ों को तो जैसे हम अपने घर में जहाँ रहते हैं वहाँ हमारा क्या है, हमारा एक एड्रेस है। उस एड्रेस की हेल्प से ही हम दूसरे लोगों को अपने घर तक पहुँचने का रास्ता बताते हैं। इसी तरीके से जितनी भी वेबसाइट्स आपकी अवेलेबल हैं उन सारी वेबसाइट्स का एक आपका पर्टिकुलर एड्रेस होता है और उसी एड्रेस को हम URL बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये एड्रेस हम ब्राउज़र के अंदर टाइप करते हैं जैसे www.google.com, और जैसे एंटर करते हैं तो वो वेबसाइट हमारी ओपन हो जाती है। तो अगर हमें वो एड्रेस ही नहीं पता होगा तो हम उस वेबसाइट तक विजिट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो वेबसाइट्स के एड्रेस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, आपका URL। इसके बाद आते हैं कि URL के अंदर जो आपकी वेबसाइट्स हैं उनके एड्रेस दो टाइप के आपके होते हैं। एक एड्रेस होते हैं जो नंबर सिस्टम पर बेस्ड होते हैं। नंबर सिस्टम मतलब आपके IP एड्रेसेस नंबर्स की फॉर्म में, और एक नेम बेस पर होते हैं, डोमेन नेम सिस्टम, जहाँ पर आप डायरेक्ट जो है नाम टाइप करते हैं वेबसाइट का और आप वेबसाइट तक पहुँच जाते हैं। तो जो सबसे पहले आपके नंबर सिस्टम यूज़ किए गए थे, नंबर एड्रेसिंग सिस्टम यूज़ किया गया था, उसको हम IP एड्रेस भी बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो कह रहे हैं नंबर सिस्टम जो था वहाँ पर हर एक वेबसाइट को एक यूनिक नंबर जो है वो डेजिग्नेट कर दिया जाता था, और उस यूनिक नंबर की हेल्प से
आप जो है अपनी वेबसाइट पर आप जो है विजिट कर सकते थे। और ये जो यूनिक नंबर दिया जाता था इसको हम क्या कहते थे, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जो था वो डायरेक्टली आप क्या एक्सेस कर सकता था आपकी वेबसाइट को। हम ब्राउज़र में जाते थे और उस आईपी एड्रेस को मेंशन कर देते थे। आईपी एड्रेस जो है आपका 32 बिट का जो है वो एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम यूज़ करते हैं आपके 4 सेपरेटेड नंबर्स बाय पीरियड। 4 नंबर्स होते हैं, उन 4 नंबर को हम अलग अलग करने के लिए पीरियड साइन का यूज़ करते हैं। और ये 4 नंबर जो होते हैं, इन 4 नंबर की रेंज 0 to 255 होती है हर एक नंबर की, और इनको हम ऑक्टेट क्वाड बोलते हैं। ऑक्टेट क्वाड का मतलब होता है, ऑक्टेट मतलब 8, क्वाड मतलब 4, यानी हर एक नंबर जो है वो 8 बिट का होगा। और टोटल नंबर हमारे पास 4 होते हैं, तो 8 4 जा 32, यानी हमारे पास टोटल जो बिट्स होंगी आपकी किसी भी आईपी एड्रेस में वो 32 बिट होती है, इसलिए इसको हम ऑक्टेट क्वाड के नाम से भी जानते हैं। और आपका एक एग्जांपल दिया जो आपके आईपी एड्रेस को शो कर रहा है, जहाँ पर 4 अलग अलग जो है आपके नंबर्स दिए गए हैं और उन नंबर को जो है पीरियड साइन से आपका सेपरेट किया गया है। तो जब स्टार्टिंग में आपकी वेबसाइट्स आई थी तो नाम देने की बजाय आपके इन्हीं पर्टिकुलर आईपी एड्रेसेस का यूज़ किया जाता था किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे वेबसाइट्स जो हैं वो इंक्रीज होती चलेगी, नंबर ऑफ वेबसाइट का जो है वो इंटरनेट के ऊपर जो है ज़्यादा आपकी हो गई, उस केस में इनको रिमेंबर कर पाना थोड़ा सा टफ था। तो इन्हीं आईपी एड्रेस को बाद में नेम के रूप में जो है वो कन्वर्ट किया गया, और फिर हमारे पास एक नया जो है सिस्टम निकल कर आया जिसको हम कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम या लेटर एड्रेसिंग सिस्टम। अब ये लेटर एड्रेसिंग सिस्टम क्या करता है? लेटर एड्रेसिंग सिस्टम जो है वो यूनिकली जो है हर एक वेबसाइट के नाम को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये आईपी एड्रेस को एक यूनिक नेम देता है, और इसी यूनिक नेम देने के प्रोसेस को हम डोमेन नेम सिस्टम भी कहते हैं। कह रहा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी जो है डोमेन नेम के साथ अटैच होती है, जो कि आपकी एक डिक्शनरी का काम करती है इंटरनेट पर डीएनएस के अंदर। तो डीएनएस क्या करेगा, बेसिकली ट्रांसलेट कर देता है आईपी एड्रेस को एक पर्टिकुलर नेम के अंदर। तो अब हमारे पास चॉइस है, हम चाहे आईपी एड्रेस से उस वेबसाइट को एक्सेस करें या उसके नेम से एक्सेस करें, आपकी सेम ही वेबसाइट क्या होगी, ओपन होगी। तो लेकिन ये इसलिए बनाया गया था ताकि आपकी जो वेबसाइट्स हैं उनके नाम को याद रखना थोड़ा सा ईजी हो जाए, क्योंकि आईपी एड्रेसेस जब बहुत ज़्यादा हो गए थे तो उनको याद रखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था। इसी वजह से क्या बनाए गए, आपके डोमेन नेम सिस्टम बनाए गए जो आपके आईपी एड्रेस को एक नेम असाइन करते थे। इसके बाद आते हैं प्रोटोकॉल्स पे। प्रोटोकॉल्स का हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। प्रोटोकॉल्स आपके वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपके किसी भी दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है, यानी उन बिना प्रोटोकॉल्स के हम दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। यानी वो रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम होता है आपके डाटा को सेंड करना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि जो भी डाटा आपका ट्रांसमिट होता है नेटवर्क के ऊपर वो आपका पैकेट्स में डिवाइड होता है। पैकेट्स में डिवाइड होता है ताकि आपका जो डाटा है वो ईजिली एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव कर पाए। तो जब भी किसी भी डाटा के जितने भी पैकेट्स बनते हैं उन पैकेट्स के साथ दो आपके एड्रेस अटैच होते हैं। एक तो सोर्स एड्रेस मतलब जहाँ से आपका डाटा वो ट्रांसमिट होगा, और एक रिसीवर एड्रेस जहाँ पर आपका डाटा बेसिकली रिसीव होगा। तो ये दो एड्रेस होने ज़रूरी हैं। जैसे आप किसी को लेटर लिखते हैं तो आप टू एंड फ्रॉम दोनों एड्रेस मेंशन करते हैं, टू उसका जिसको जाना है और फ्रॉम जहाँ से आया है। तो सेम केस यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल भी करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल डाटा पैकेट्स को दो एड्रेस असाइन करता है, एक तो सोर्स एड्रेस और एक रिसीवर एड्रेस। और ये दोनों ही एड्रेस आपके जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल को इंटरनेट के ऊपर उस पर्टिकुलर सिस्टम को ढूंढने में हेल्प करते हैं, क्योंकि बिना एड्रेस के आपकी कोई भी चीज़ एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे पर नहीं जा सकती। आईपी के साथ में एक दूसरा प्रोटोकॉल भी काम करता है जिसको हम बोलते हैं टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जो डाटा को पैकेट्स में डिवाइड करने का काम है वो बेसिकली टीसीपी करता है। टीसीपी और आईपी सेंडर और रिसीवर दोनों साइड काम करते हैं।
लेकिन दोनों साइड इनका रोल अलग अलग होता है। अगर हम बात करें सेंडर साइड में, तो सेंडर साइड के समय पर आईपी क्या करता है, आईपी एक तो सेंडर का एड्रेस और रिसीवर का दोनों का एड्रेस जो है आपका असाइन करता है आपके डाटा पैकेट्स के साथ। टीसीपी क्या करता है, टीसीपी कंप्लीट मैसेज को डिवाइड करता है डिफरेंट डाटा पैकेट्स में और उनको नंबर जो है वो असाइन करता है। लेकिन वही आपका आईपी और टीसीपी रिसीवर साइड में जब काम करते हैं, तो यहाँ पर जो रिसीवर का आईपी होता है वो ये चेक करता है कि क्या ये मैसेज उसी के लिए आया था या नहीं आया था। अगर आया था तो टीसीपी जो है उन पैकेट्स को वापस से रीअरेंज करता है अकॉर्डिंग टू सीक्वेंसिंग, ताकि आपका जो है बाद में वो मैसेज जो है वो कम्प्लीटली क्रिएट किया जा सके, कम्प्लीटली एक साथ बाइंड किया जा सके। तो यहाँ पर जो आपका टीसीपी है वो सारे के सारे पैकेट्स को राइट ऑर्डर में जो है वो पुट कर देता है, लगा देता है, ताकि उससे एक फाइनल जो आपका डाटा बनना है वो वहाँ पर आपका दिखाई दे। उसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बेसिकली यूज़ होता है जब हम वेबसाइट्स को जो है ओपन करते हैं। तो वेबसाइट्स के लिए हम कह सकते हैं कि वेबसाइट के लिए जो प्रोटोकॉल आपका यूज़ होगा वो आपका होगा TCP एंड IP प्रोटोकॉल। TCP IP प्रोटोकॉल का यूज़ है आपकी वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए। तो जितनी भी वेबसाइट्स, जब भी आप ब्राउज़र ओपन करते हैं तो तुरंत से HTTP प्रोटोकॉल जो है एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन खाली HTTP प्रोटोकॉल नहीं काम कर रहा होता, वहाँ पर सबसे पहले TCP IP प्रोटोकॉल काम करता है। TCP IP प्रोटोकॉल मिलकर HTTP के साथ उस वेबसाइट से रिलेटेड जो भी फाइल्स हैं वो आपके कंप्यूटर सिस्टम पर डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं। तो यानी HTTP प्रोटोकॉल आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी रिक्वेस्ट जो है उसको हैंडल करने के लिए काम में आता है। जब आप www लिखते हो तो उसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और जैसे ही आप www लिखते हो ब्राउज़र पे, तुरंत आपका HTTP प्रोटोकॉल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। और HTTP प्रोटोकॉल आपके TCP प्रोटोकॉल के साथ मिलकर उस वेबसाइट को एक्सेस करने में आपकी हेल्प करता है। तो यहाँ पर हमारा बेटा चैप्टर जो 1 है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद है इसकी एक्सरसाइज, तो आप इस एक्सरसाइज को करें, समझें। क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट आता है, किसी टॉपिक में डाउट आता है तो मुझे बताएं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो उससे रिलेटेड आपकी मैं बना सकूँ। और दोनों तीनों वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखें, बार बार रिपीट करके समझें चीज़ों को, ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी जो है सही गाइडेंस मिल सके कि किस तरीके से चैप्टर्स को रीड करना है, कैसे समझना है, या किसी का मिस हो गया है स्कूल में तो वो उसको कर पाए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।